हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूटन ने अपने कौन कौन से 3 से लॉज दिए और उन तीनों लॉज के हम लोग बेसिक डेफिनेशंस विथ एग्जांपल्स और बढ़िया बढ़िया चीज़ें उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही में ये भी जानेंगे कि जो मोशन के लॉज हैं वो आज से नहीं, पहले से ही कई सारे साइंटिस्ट दे रहे थे। ठीक है, जैसे एक बड़े साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि एन ऑब्जेक्ट, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये अपनी एक थ्योरी दी कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इनका ऐसा कहना था कि जैसे आप लोग कैसे इसको रियलाइज़ कर सकते हो, लाइक जैसे गांव वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोग टायर वगैरह लेकर जाते हैं। ठीक है, सो उन लोग ऐसा मारते हैं, टायर चलता है, टायर की स्पीड जब स्लो होती है फिर मारते दौड़ते, फिर स्लो होती है और स्लो होती है और मारते और दौड़ते, ऐसा चलते रहता है। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का इनका लॉ था कि एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है। एग्जाम्पल समझा ना, जैसे वो छोटे बच्चे क्या करते थे कि टायर को, हो सकता है आपके गली वगैरह में भी ऐसा होता हो, टायर को ऐसे मारे, टायर चला, कुछ देर बाद रुक गया, फिर से मारा उन्होंने, फिर चला, उसके साथ भाग रहे, रुक गया, फिर मार दिया। तो अगर उसको मारेंगे नहीं उन लोग तो वो टायर एक जगह रुक जाएगा। मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन तब तक नहीं करेगा जब तक उन लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे नहीं। बहुत पुरानी बातें, तभी किसी को नहीं पता था फ्रिक्शन नाम की चीज़ होती है, ग्रेविटेशन नाम की चीज़ होती है, कुछ नहीं पता था। ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं। तो इन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिखाया, बोला कि जैसे मेरे पास ये एक बॉल है। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉल को नीचे गिराता हूँ तो ये बॉल आगे कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। जैसे हाँ, तो ये बॉल आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा। तो वो जब रुकेगा तो उस समय मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी ताकि वो रुके ना और अपना यूनिफॉर्म मोशन करता रहे। आज के टाइम पे हमें पता है कि ये लॉ गलत है एकदम। एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए। क्या आपको लगता है चाहिए? डे टू डे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है उससे हो सकता है आपको लगा हो, बट हाँ ये लॉ गलत है, अभी प्रूव करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा जैसे बॉल यहाँ पहुंची, स्पीड स्लो हो रही है तो इसको थोड़ा सा फोर्स दो, फिर से स्पीड कांस्टेंट, यहाँ पहुंची स्पीड स्लो हो रही है, फिर से फोर्स दो। तो स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन इसको रोक रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, खैर फ्रिक्शन भी सीखेंगे हम लोग 7-8 लेक्चर बाद, तो उसका टेंशन मत लो। तो एरिस्टोटल ने अपना ये थ्योरी दिया और ये थ्योरी एक महान साइंटिस्ट थे, आपने उनका नाम सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गैलीलियो की। ठीक है, गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो ने बोला कि जैसा तुमने एक बॉल का एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल मैं भी उठाता हूँ कि सपोज ये मेरे पास ट्रैक है, यहाँ पे मेरे पास बॉल है। अगर मैं ट्रैक को एकदम स्मूथ कर दूँ मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन एकदम एब्सेंट हो। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट आप लोग एकदम ऐसी पिच पे खेल रहे हो जो ऊपर नीचे है। ठीक है, ऊपर नीचे है, एकदम प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉल बहुत जल्दी रुक जाएगा। और अगर एक स्मूथ पिच पर खेल रहे हो जहाँ पे फ्रिक्शन एकदम एब्सेंट है, वहाँ पे बॉल चलता ही जाएगा, दौड़ाते रहो, नहीं रुकेगा। ठीक है, तो आउटफील्ड जिसको आप लोग बोलते हो। तो उन्होंने बोला अगर इस सरफेस को मैं एकदम स्मूथ कर दूँ, करके दिखाया उन्होंने मतलब एक ऐसा सरफेस लिया जो एकदम स्मूथ, जैसे आप लोग कपड़ा समझ सकते हो, जैसे कोई सिल्क का कपड़ा हो तो वो एकदम स्मूथ होता है। तो आप लोग अगर उस पर चलाओगे बॉल को तो इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको घर पे दिखाई देगा। तो गैलीलियो ने कहा जैसे ये मेरे पास बॉल है, अगर मैं इसको इस तरफ से फोर्स लगाता हूँ तो बॉल ऐसी जाएगी और यहाँ पर रुकेगी। ठीक, फिर गैलीलियो ने कहा अगर मैं इस ट्रैक को थोड़ा छोटा कर दूँ तो बॉल यहाँ से जाएगी, यहाँ से बाहर चली जाएगी। ठीक है, और अगर बॉल को मैं यहाँ से छोड़ूँ तो वो यहाँ जाके रुकेगी। ठीक, ऐसा गैलीलियो बोल रहे थे, मतलब यहाँ से उन्होंने छोड़ा, यहाँ पे वो रुका। फिर गैलीलियो ने कहा कि अगर मैं इस ट्रैक को एकदम प्लेन कर दूँ, इस ट्रैक को मैं ऐसा कर दूँ और एकदम स्मूथ रखूँ, तो बॉल को जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो बॉल चलती ही चली जाएगी। ठीक है, ऐसा वो चलती ही चली जाएगी, बॉल रुकने वाली नहीं है, वो चलती ही चली जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। और इस तरीके से इनकी जो थ्योरी थी इसको नाम दे दिया गया एरिस्टोटल फैलेसी। फैलेसी मतलब कोई रॉन्ग आइडिया,
कोई गलत थ्योरी जो आप पेश कर दो, ठीक है। तो इस थ्योरी को नाम दे दिया गया एरिस्टोटल फैलेसी। कब? आफ्टर गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। ऐसा आप लोग जानते हो गैलीलियो के साथ बहुत बुरा हुआ था, डेथ इनकी गलत तरीके से, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो गया था कि किसी भी बॉल को अगर हम स्मूथ ट्रैक पर छोड़े, जैसे आप लोग टायर का एग्जांपल ले लो, अगर टायर को आपने एक फोर्स लगाया और सरफेस स्मूथ है तो वो टायर चलता ही चला जाएगा जब तक आप उसको हाथ से पकड़ोगे नहीं, ठीक है। मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। वैसे ये बॉल थी, इनका क्या कहना था? इनका कहना था बॉल यहाँ कहीं रुक जाएगी, तो अगर उसको रोकना नहीं है तो हमें फोर्स लगाना होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए हमें फोर्स लगाना होगा। बट गैलीलियो ने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, ठीक है। इन्होंने बोला सरफेस स्मूथ है तो ये बॉल चलती ही चली जाएगी जब तक उसको रोकोगे नहीं। तो ये लॉ तो गलत हो गया। अब आ गए हमारे न्यूटन जी, ठीक है। अब न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया, देखते हैं। चलिए, तो जब गैलीलियो ने वहाँ पे एरिस्टोटल की थ्योरी को गलत साबित किया तो न्यूटन को एक आइडिया मिल गया कि मतलब गैलीलियो का ये कहना है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग स्मूथ सरफेस पर छोड़ देंगे तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपना मोशन नहीं चेंज करता जब तक उसके ऊपर हम कोई फोर्स ना लगाए। तो यही सोच के इन्होंने अपना पहला लॉ दे दिया, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। ये हम 9th से पढ़ते आए हैं, बट इसकी एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल फार्मूला, ये सारी चीज़ें हम 11th में करेंगे, ठीक है। एट रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until any external or unbalanced force applied to it, until any external or unbalanced force, unbalanced, balanced, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, वो सारी चीज़ें आएंगी तो ये लेक्चर थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। unbalanced force applied to it, ठीक है। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर रहना पसंद करेगा या तो वो यूनिफॉर्म मोशन करना पसंद करेगा। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस्ड या फिर एक्सटर्नल, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड क्यों नहीं? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। तो इसीलिए अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे आपको लगाना है। तो इसका यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट हमेशा यूनिफॉर्म मोशन करेगा या तो रुका हुआ रहेगा। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, ये रुका हुआ है, इसको जब तक मारूंगा नहीं तब तक ये चलेगा नहीं, ठीक है। और अगर ये ऐसा चल रहा है तो जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं तो ये अपना डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है। आज हमें पता है कि हमारे पास फ्रिक्शन है, ठीक है। जैसे आप अभी रोड पे अगर अभी यहाँ पे बॉल फेंक दोगे तो कहीं ना कहीं बॉल जाके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि रोड है रफ, रोड रफ है, रफ मतलब वहाँ पे है फ्रिक्शन। बट अगर ये फ्रिक्शन गायब हो जाए, हम अज्यूम करके चलते हैं कि फ्रिक्शन गायब है, जब फ्रिक्शन गायब रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट चलता ही चला जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होगे अगर फ्रिक्शन गायब कर दिया इसका मतलब लॉ गलत है। नहीं, लॉ एकदम सही है, बट लॉ तभी वैलिड है जब फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लिया जाए, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट रेस्ट पे रहना पसंद करेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन करना पसंद करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर जाए। तो आप लोग बोल रहे हो कि लॉ सिर्फ रफ सरफेस पर ही वैलिड है। नहीं, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन क्या है बताओ? फ्रिक्शन है अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा था तो नीचे फ्रिक्शन लग रही थी, मतलब यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, विच इज फ्रिक्शनल फोर्स। इसके वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स गायब होगी तो ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। अब समझे, जैसे यहाँ पे कोई बॉल रखा है, आपने इस पे फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन का, तो ये आपने रेस्ट पर था, आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया तो ये चलने लगा, और बॉल जो था उसके ऊपर फ्रिक्शन लगने लगा, इसलिए वो आगे जाके रुक गया, ठीक है। इसको और भी, इसको जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब ये हम लोग क्यों बोलते हैं? तो इनर्शिया यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है। तो कई सारे लोगों को इनर्शिया के बारे में पता नहीं रहता है, तो उनको आज मैं इनर्शिया के बारे में एकदम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। इनर्शिया पहली बात होता क्या है, देखो, it is the property of an object to resist any change in its state of rest or
यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने मोशन में कोई भी चेंज नहीं आने देना चाहेगा। जैसे सपोज यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ है, तो फुटबॉल के अंदर एक इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब एक जिद है कि जब तक आप उसको वहाँ से हिलाओगे नहीं वो हिलेगा नहीं। ठीक है, बट मैं अगर फोर्स लगा दूँ यहाँ पे तो ये हिल जाएगा। और जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास पे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इनर्शिया के बारे में दो खास प्रॉपर्टीज़ है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे मतलब सपोज आपके पास एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल का इनर्शिया कम होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको तुरंत मार सकते हो। सपोज कोई ट्रक है तो उसका इनर्शिया बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास काफ़ी ज़्यादा है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जब वो कोई मोशन परफॉर्म कर रहा है, रेस्ट पे रहना भी एक तरीके का स्टेट है, मतलब रेस्ट पर रहना, रुका हुआ रहना। तो जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है तो उसके अंदर एक इनर्शिया होता है कि जब तक आप लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो चलेगा नहीं। सो कहीं ना कहीं हम लोगों का न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है ये जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया मतलब क्या होता है कि अपने मोशन के अंदर कोई चेंज आने ना देना। अगर आप रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर रहना पसंद करोगे, अगर आप मोशन में हो तो मोशन में रहना पसंद करोगे। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, कुछ फील नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो फील दिलाते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन। Objects at rest, दिख रहा है, tends to stay at rest। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करते हैं, किसी मोशन में रहते हैं, उनको मोशन में ही रहना पसंद रहता है, और जो लोग रेस्ट पर रहते हैं उनको रेस्ट में ही रहना पसंद रहता है। कैसे प्रूफ करें, कैसे फील दिलाए? चलो, ये चीज़ मैंने एक मीम में देखा था कि वहाँ पे कोई तो बता रहा था कि बहुत ही बढ़िया था, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक, मुझे भी कई सारे स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है। सवाल ऐसा है कि अगर हम लोग रात को स्टडी करने बैठते हैं तो रात से सुबह हो जाती है, पढ़ते पढ़ते हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, पूरी रात पढ़ लेते हैं। बट जब हम लोगों को सुबह उठ के जल्दी पढ़ना रहता है तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा क्यों? तो ये कई सारे लोगों ने सवाल पूछे, अलग अलग तरीके के मैंने जवाब दिए। इवन आई वॉज ऑल्सो नोइंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तो फिजिक्स में छुपा हुआ था, क्योंकि जब आप मोशन में रहते हो, रात को जब आप पढ़ते हुए रहते हो तो आपके मन में टेंस टू स्टे, मतलब जब आप मोशन में हो तो आप मोशन में ही रहना पसंद करोगे, पढ़ना ही पसंद करोगे। बट जब आप सोते रहते हो, जब आप रेस्ट पर रहते हो, तब आप रेस्ट पर ही रहना पसंद करोगे, इसीलिए सुबह जल्दी का उठने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर सकते हो इससे। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन करना पसंद करेगा जब तक उसको फोर्स ना किया जाए। ठीक है, फोर्स ना किया जाए मतलब एक्सटर्नल या फिर अनबैलेंस फोर्स उस पर लगे ना। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि बॉल यहाँ से जा रही है और आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगी। क्यों रुक जा रही है? लॉ गलत है क्या? लॉ गलत नहीं है। क्यों रुक जा रही है? क्योंकि वहाँ पे है एक एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको आगे ले जाके रोक देता है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं रुक जाता है। और अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। समझ में आया ये कंसेप्ट? चलो नोट कर लो इतनी बातें, और इनर्शिया को थोड़ा हम लोग डीप में स्टडी करते हैं। चलिए, सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हमने इनर्शिया देख लिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसके अंदर स्टेट में, उसके मोशन में या फिर रेस्ट पे रहने पे चेंज नहीं आने देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लैंप रुका हुआ है, जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं ये हटेगा नहीं। इनर्शिया एक तरीके से जिद है कि आपके अंदर एक जिद है। ठीक है, तो इनर्शिया कितने टाइप की होती है? इनर्शिया पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक रेस्ट पर रहने का। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझेंगे एक एक को हम लोग डीप में समझने वाले, टेंशन एकदम मत लो। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं मूव करता है
जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। नो वन विल मूव अनटिल एनी फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। आप लोग बोलोगे ये कैसे हो रहा है, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th में अपनी प्रैक्टिकल बुक में देखा होगा, मैंने भी देखा था। सो 9th में इवेंचुअली हमारे स्कूल में उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया था ये चैप्टर, एंड जिस वजह से मुझे वो एक्सपेरिमेंट समझा नहीं था। बट लेटर ऑन आई हैव रियलाइज्ड कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है। तो उसमें क्या था कि कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ पे आपके पास ग्लास है और ये कार्डबोर्ड है, इस तरीके से रखा हुआ है। इसके ऊपर 10 का कॉइन है, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। 10 का कॉइन है यहाँ पे, 10 का कॉइन, 10 कॉइन नहीं। तो उसमें एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा था कि जब आप कार्डबोर्ड को मारोगे तो सिर्फ कार्डबोर्ड आगे जाएगा और कॉइन यहीं गिर जाएगा। इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा वही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। आप जब इस पे ऐसा हिट करोगे तो आपने इसको मारा, अब कॉइन अगर आगे चला गया तो वो किसकी गलती है? फ्रिक्शन की गलती है। वो किसकी गलती है? फ्रिक्शन की। इसको एक और एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो कि जैसे ढेर सारे कपड़े अगर टंगे हुए हैं तो उसमें से आप जिस कपड़े को खींचते हो वही नीचे गिरता है। क्यों? इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस पे आप फोर्स लगाओगे वही नीचे आएगा। अब अगर कपड़े पे फ्रिक्शन ज़्यादा है तो सब आ जाएंगे, वो बात की बात है। बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि जिस पे आप लोग फोर्स लगाओ वही नीचे आएगा। कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि जो कार्डबोर्ड रहेगा वो थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब आप लोग जब कार्डबोर्ड को ऐसा हिट करोगे तो 10 का कॉइन ऐसा, कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा। देखो ये केस कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्डबोर्ड यहाँ चला जाएगा और कॉइन यहाँ से नीचे चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो हवा में ही लटका रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अभी उस पर फोर्स लगा रही है, लगा नहीं दिया है, ठीक है। तो जब ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स लगा देगी तो ये नीचे गिर जाएगा। एक और केस से इसको रियलाइज़ कर सकते हो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आई थिंक इतने से तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। थोड़ी हार्ड चीज़ है, कई बार देखोगे तो समझ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास कोई नेट है, इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज़ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके पास नेट है और नेट पे कई सारी लीव्स हैं, मतलब पत्तियाँ जंगल में है, सपोज़ जंगल में है और यहाँ पे कई सारी लीव्स, पत्तियाँ गिरी हुई हैं, ठीक है। ऊपर से कोई अभी गिरा इस पे, ऊपर से कोई आदमी इसके ऊपर गिरा तो नेट क्या होता है? नेट थोड़ा नीचे जाएगा, है ना। तो नेट ऐसा नीचे चला जाएगा, बट जो पत्तियाँ होंगी वो यहीं पर रुकी रह जाएंगी। थोड़ी देर बाद जब आदमी नीचे जा चुका होगा तो थोड़ी देर बाद पत्तियों पर भी ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और तब जाके पत्तियाँ नीचे आएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि वही ऑब्जेक्ट मूव करता है जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। आप बोलोगे यहाँ पे कार्डबोर्ड के साथ कॉइन भी जा रहा है तो वो फ्रिक्शन की वजह से है, फ्रिक्शन उसको लेकर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग बात कर लो तो पहले आदमी जाएगा नीचे, फिर उसके बाद पत्तियाँ आएंगी। पत्तियाँ क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, वरना पत्तियाँ भी नीचे नहीं आती, ठीक है। और कपड़े वाला एग्जाम्पल तो सबसे बेस्ट था, जिस पे आप फोर्स लगाओगे वही वाला आप लोगों को मिलेगा, बाकी सारे वहीं पे रह जाएंगे। मैक्सिमम केसेस में आपने ये देखा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे विजुअलाइज करना होगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टडी इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। नो ऑब्जेक्ट विल स्टॉप अंटिल एनी फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। अब इसके भी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स देंगे हम। इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझा, हर ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लग जाए, चाहे वो कार्डबोर्ड हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो कपड़े का एग्जांपल हो, सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि कोई भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो? इसका एग्जांपल आप लोग सीधा सीधा ले सकते हो कि जब आप लोग सपोज बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। यहीं पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बताना रहेगा, तो मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बनाता हूँ। वैसे भी बस छोटी होती है, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। बस में आप लोग बैठे हुए हो और आपने देखा कि आपका स्टेशन पीछे निकल गया, तो आप क्या करोगे? आप बस से कूद जाओगे। तो बस से कूदने के बाद क्या होता है कि आप लोग थोड़ा आगे की तरफ जाओगे। तो जब आप लोग डायरेक्टली बस से कूदोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप लोग आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है। कोई फोर्स लग रहा है आपके आगे की तरफ। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आपकी बॉडी मोशन में थी उस समय, जिस स्पीड से बस जा रही थी, सपोज 50 मीटर पर सेकंड से, उसी स्पीड से आप भी जा रहे थे।
50 मीटर पर सेकंड से, बट एक बैग आपका जो मोशन है वो चेंज होने लगा है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड अभी भी 50 मीटर पर सेकंड है, बट आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि किसी तरीके से आप रुक जाओ। तो जब आप लोग बस से कूदोगे तो आपकी जो स्पीड है वो अभी भी 50 मीटर पर सेकंड ही होगी, बट क्योंकि अब आप रुक चुके हो, एक बैग रुक चुके हो, तो आपके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आप अभी भी आगे की तरफ जा रहे हो विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, तो अब आप लोग ऐसा 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 करोगे और रुकने की कोशिश करोगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप बस से उतरते हो तो चलने लग जाते हो। चलने क्यों लग जाते हो? बिकॉज आपकी जो स्पीड बस में थी वही स्पीड से आप नीचे उतरे हो, तो अगर चलोगे नहीं तो मुंह के बल गिरोगे, सीधा मुंह के बल गिरोगे, और उल्टा कूदोगे मतलब बस पीछे जा रही है और आप ऐसे उतर रहे हो तो ऐसे गिरोगे। ठीक है, तो इसलिए आप चलने लगते हो, अपनी स्पीड को धीरे 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 न्यूट्रलाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लग जाए। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। जैसे बस जा रही थी 50 मीटर पर सेकंड से, आदमी भी जा रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, बट जब ये नीचे उतरा तब अभी भी इसकी बॉडी जाना चाहती है 50 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे इसको फोर्स लगाना होगा, खुद को रोकना होगा, तो वो ऐसा ऐसा चिड़िया की तरह पता नहीं कैसे कैसे अपने आप को बैलेंस करेगा और रुक जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा करते हैं कि उतर के भागने लगते हैं। खैर 50 होता नहीं है, 50 बहुत बड़ी स्पीड है, तो हम लोग इसको 10 कर देते, ज़्यादा बेटर रहेगा। 10 भी काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड से ये भागना चाहेगा, तो ये उतर के धीरे धीरे चलने लगेगा, तो धीरे 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 फोर्स कम होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकता जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दी जाए। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को आप लोग ये ऐसा सोच सकते हो कि बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन until any force is applied। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप लोग कैसे ले सकते हो? सपोज यहाँ पे कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस तरीके का ट्रैक है, और आप क्या कर रहे थे, आपकी कार जो है वो यहाँ से आ रही थी, तो आप ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो आपका डायरेक्शन कैसा था? सामने की तरफ था। बट जब कार यहाँ पर पहुँची तो कार ने ऐसा टर्न लिया और उसका डायरेक्शन अब इस तरफ है। आप जाना चाहते हो यहाँ, बट कार आपको लेकर जा रही है यहाँ, तो आपकी बॉडी जो है वो अपना डायरेक्शन इतनी आसानी से तो चेंज नहीं करेगी। तो इसके वजह से ऐसा होता है कि जब कार टर्न लेती है आप बाहर की तरफ ऐसे निकल जाते हो। कार जब इस तरफ टर्न लेगी आप बाहर की तरफ ऐसा जाने लगोगे, कार जब उस तरफ टर्न लेगी तो आप पीछे की तरफ जाने लगते हो और दरवाजे पे लटक जाते हो। दरवाजा खोल देंगे तो बाहर जी गिर जाओगे। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट, इनर्शिया मतलब वही है कि वो चेंज नहीं आने देगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे वो मोशन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो। मोशन को रोकेगा, रेस्ट पर हो तो मोशन नहीं करना चाहेगा, मोशन में है तो रेस्ट पर नहीं आना चाहेगा, और जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगा। जैसे आपकी बॉडी है सामने के डायरेक्शन में, बट एक बैग आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको एक जर्क फील होता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रियलाइज कर सकते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को, कि कार एक बैग यहाँ टर्न लेती है, बट आपकी बॉडी सीधे जा रही थी तो वो सीधे जाना पसंद करेगी, बट आफ्टर दैट कि गेट से थोड़ा सा आपको फोर्स लगेगा तो आप भी इस तरफ टर्न हो जाओगे। तो यहाँ पे इनर्शिया की कहानी खत्म होती है। सबसे पहले आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझा कि एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पर रहेगा, तब तक यूनिफॉर्म मोशन करेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लग जाए। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया भी आ गया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने मोशन को अपोज करने की। ठीक है, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना पसंद करेगा, जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कब तक? जब तक कोई फोर्स ना लग जाए। ठीक है, वही एग्जाम्पल वहाँ पे था कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट। ठीक है, जब आप लोग सोते रहते हो तो आपका मन करता है सोते ही रहो, और जब आप रात को पढ़ते रहते हो तो आपका मन करता है पढ़ते ही रहो। ठीक है, चलो अब देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, सो न्यूटन का सेकंड लॉ देखने से पहले आपको एक क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा मालूम रहना चाहिए, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बट एवरीवन इज नॉट सपोज्ड टू वॉच फर्स्ट लेक्चर। जो लोग यहाँ आए हैं हो सकता है वो सीधा लॉज ऑफ मोशन पढ़ने आए हो, कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ। इट इज़ द मोमेंटम क्या होता है? इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बट इट इज़ फॉर्मूला। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ
मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर v। वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो इसके पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली आप लोग लिख सकते हो p इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं p से, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर p आप लोग इसको लिख सकते हो। इसका फील कैसे ले, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि आप किसी को भी छोटे पत्थर से ऐसा उसके ऊपर एक छोटा पत्थर गिराओ, ठीक है। जब आप छोटा पत्थर गिराओगे तो वहाँ पे जो मास है वो काफ़ी कम रहेगा, वेलोसिटी भी काफ़ी कम रहेगी, तो मोमेंटम भी बहुत कम रहेगा, तो कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। बट आप एक बड़ा पत्थर लेकर आओ और उसको एकदम धीरे से गिराओ किसी के ऊपर, तो वहाँ पे जो आपका मास होगा पत्थर का वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी भले कम रहेगी बट मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बिकॉज मास इज मच 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 ग्रेटर देन वेलोसिटी। दूसरा, कोई आप छोटा पत्थर ही तेज़ी से फेंको, ठीक है, जैसे आप लोग ऐसा करते रहोगे कि छोटे पत्थर से किसी को मार दिया, तो यहाँ पे आप लोग जब देखोगे तो मास तो कम है बट वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोमेंटम डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पर, मास पर भी वेलोसिटी पर भी, ठीक है, समझे। तो ये होता है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। नहीं समझना है तो ऐसा याद रख लो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv होता है। ये हो गया हमारा मोमेंटम, समझ में आया ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। चलिए न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं। 9th तक तो हम लोगों ने ये वाला लॉ देखा था कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड द एक्सेलरेशन ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो इसका डेफिनेशन था, F इज इक्वल टू m इंटू ए। बट 11th में हम लोग एक दूसरा देखेंगे, मतलब जो ओरिजिनल है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ, दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the rate of change of linear momentum. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगा रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोमेंटम के चेंज पर, ठीक है, किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उस पर। अगर हम लोग इसको न्यूमेरिकली लिखे तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp डिवाइडेड बाय dt। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है तो कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट आया k। अब सब लोग सोचने लगे, न्यूटन से पूछा आपका लकी नंबर जो है वही कांस्टेंट की वैल्यू दे दो, बट न्यूटन ने बोला आगे चल के जो स्टूडेंट्स आएंगे काफ़ी दिक्कत होगी उन्हें स्टडी करने में, तो मैं क्या करता हूँ k की वैल्यू 1 रखता हूँ। तो आप लोग बोलोगे इसमें k की वैल्यू 1 और F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर में g की वैल्यू कुछ और, ऐसा क्यों? क्योंकि जो फोर्स था ना वो सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था, फोर्स को कोई जानता ही नहीं था, ठीक है। फोर्स को सबसे पहले न्यूटन ने डिफाइन किया था अपने सेकंड लॉ से, तो न्यूटन को फुल आज़ादी थी कि वो k की वैल्यू जो रखना चाहे रख सकता है, तो यहाँ पे उसने k की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है। और साथ ही में जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करके देखो, F इज इक्वल टू m इंटू ए का, किसी का एक्सेलरेशन और मास को जोड़ो तो जो फोर्स आएगा वो इसके इक्वल होगा। बट अगर आप लोग F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की बात कर रहे हो, तो आप लोग अगर इसको इस फॉर्मूले से निकालोगे और जब आप लोग इस फॉर्मूले से निकालोगे तो यहाँ पर ये अनइक्वल आएगा, बट यहाँ पर इक्वल आएगा, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की ज़रूरत है और यहाँ पे कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू इसने 1 दे दी न्यूटन ने। तो यहाँ पे डिफाइन हो गया कि F जो है वो इक्वल रहेगा dp बाय dt के। dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम, dt क्या है? चेंज इन टाइम, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर F इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ठीक है। डेल्टा p मतलब बड़ा चेंज और ये छोटा चेंज, dp मतलब छोटा चेंज, डेल्टा p मतलब बड़ा चेंज। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि जब क्रिकेटर अपने किसी भी बॉल को कैच करते तो वो हाथों को पीछे क्यों लेकर जाते हैं। आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना कि किसी भी बॉल को आप लोग ऐसा सीधा ऐसा कैच करना, प्लास्टिक बॉल को जो तेज़ी से आए, और आप लोग ऐसा कैच करना, ऐसा रखने देना हाथ, ठीक है। ऐसा जब यहाँ पे लगेगा ना तो बहुत ही तेज़ी से वो लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि
जब आप लोग हाथों को पीछे लेकर जाते हो तो कुछ कुछ वहाँ पे समय इन्वेस्ट होता है, ठीक है, मतलब क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ टाइम जाता है। तो जब टाइम का चेंज ज़्यादा होगा तो फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। समझा मेरी बात? जब टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। बट अगर आप लोग ऐसे ही हाथ रखे रह गए तो वहाँ पे टाइम कितना होगा, 0.000000, बहुत कम। तो इसका मतलब फोर्स सोचो कितना ज़्यादा होगा। फिर सपोज ऊपर 1 है और नीचे 0.0000000001 है, तो ऊपर की क्वांटिटी कितनी आएगी पता है? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1 करोड़ आएगी। मतलब 1 करोड़ न्यूटन का फोर्स लग गया। सोचो कितना ज़्यादा फोर्स है ये, ठीक है, कहने की बात है। बट हाँ, इसीलिए हम लोग उस समय अपने हाथों को पीछे लेकर जाते हैं, जिसके वजह से कुछ कुछ टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। हाथों को पीछे ले जाने में कम से कम 1 सेकंड तो चला ही जाता होगा। 1 सेकंड, ओके, लेट्स सी 5 मिलीसेकंड, ठीक है। तो 5 मिलीसेकंड जब टाइम हो गया तो वो ऊपर की क्वांटिटी को घटा देगा। आप लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल अगर यहाँ पे समझ रहे हो तो ये चीज़ आपको समझ रही होगी। सपोज ऊपर 10 है और नीचे 5 है तो फोर्स है 2, ऊपर 10 है नीचे 10 है तो फोर्स है 1, ऊपर 10 है नीचे 15 है तो फोर्स है 2/3, ऊपर 10 है नीचे 20 है तो ये है 0.5। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ रही है कि नीचे डिपेंड कर रहा है वो। अगर ऊपर कांस्टेंट हो गया तो सब कुछ टाइम पर डिपेंड करेगा। मोमेंटम तो कांस्टेंट हो गया तो सब कुछ टाइम पर डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन टाइम आपका ज़्यादा है तो फोर्स कम रहेगा, रिएक्शन टाइम आपका बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे आपको पता ही नहीं और आपके पास बॉल आ गई और झटके से लग गई तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोर्स फील होगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप लोग ले सकते हो कि सपोज आप ग्राउंड पे गिरे और आप कंक्रीट पर गिरे, कहाँ पे आपको ज़्यादा पेन होगा? सीधी बात है, कंक्रीट पे आप गिरे तो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा चोट लगेगी। तो वहाँ पे जब मैं आपसे रीज़न पूछूंगा तो आप बोलोगे कि कंक्रीट जो होता है वो काफ़ी सॉलिड होता है इसीलिए। नहीं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये सारे रीजन्स नहीं चलेंगे। रीज़न क्या है, जो ग्राउंड रहता है वहाँ पे क्ले रहता है, मिट्टी, ठीक है। तो जब आप इस पर गिरोगे तो मिट्टी थोड़ी सी धंसती है, इतनी तो धंसती होगी, ठीक है। इसको धंसने में 5 मिलीसेकंड तो लगता ही होगा। तो रिएक्शन टाइम यहाँ पे 5 मिलीसेकंड होता है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा। मोमेंटम तो कांस्टेंट है, बट जब कंक्रीट पर आप लोग गिरते हो तो कंक्रीट तो धंसेगा नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन टाइम कम होता है तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। समझे इस खेल को? तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे। मतलब आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि क्रिकेटर अपना हाथ पीछे क्यों लेकर जाता है कैच करने के बाद, ताकि रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो जाए। रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम पे क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो फोर्स ज़्यादा, मोमेंटम कम तो फोर्स कम। बट टी नीचे है और जो नीचे रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला घटेगा, नीचे वाला घटेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, चलो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। F इज इक्वल टू dm वेक्टर v डिवाइडेड बाई dt। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी ही है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब सेकंड लेक्चर आपने अगर देखा है मैथमेटिकल मेथड का तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे पता ही होगा कि देखो वेक्टर एफ है, यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हैं तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, अगर मास कांस्टेंट नहीं है, इफ़ मास इज नॉट कांस्टेंट। अच्छे से नोट करो, फॉर्मूलों की बारिश होने वाली है और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, 1 या 2, ठीक है। आगे बढ़ते, अगर मास कांस्टेंट हुआ तो, जब मास एक कांस्टेंट होता था डेरिवेटिव में तो हम लोग उसको बाहर निकाल लेते थे, तो वेक्टर एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास आ गया बाहर और dv बाई dt हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो, अगर m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, बचा कौन, ये फिल आया। चलो, तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। अगर मास कांस्टेंट रहा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, इफ मास इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी, अब अच्छा dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन होता है, ये आ गया तीसरा फॉर्मूला जो हमने बचपन में पढ़ा था। इसको नॉर्मली जल्दी तो नहीं यूज़ कर पाओगे, मतलब इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे जब पुली वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ के रखो कि आपको ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया है, ये फॉर्मूला एकदम जुबान पर रहना चाहिए। जुबान पर रहेगा तो ये फॉर्मूला तुरंत का तुरंत आएगा आंसर। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, टेंशन मत लो।
वो थोड़ी सी मैं भावनाओं में बहकर आपको कहानी सुनाने लगा था कि ग्राउंड पर गिरने में चोट क्यों नहीं लगती, कंक्रीट पर गिरने पे क्यों लगती है। रिएक्शन टाइम का खेल है सब। आप अगर हाथ को पीछे लेकर जाओगे तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगी। हाथ को ऐसे ही रखोगे तो टाइम कुछ है नहीं, अनलिमिटेड फोर्स लग जाएगी आपके ऊपर। रियलाइज कर सकते हो, छोड़ो फालतू बातें। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी था। न्यूटन ने बोला हम बच्चों को नहीं सताएंगे, फिर भी बच्चे उनको बहुत सताते हैं आजकल। तो एफ इज इक्वल टू हो गया के डी पी बाई डी टी। तो के की वैल्यू उन्होंने बोली मैं 1 रखूंगा, तो ये 1 गायब हो गया। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा मोमेंटम का फॉर्मूला था m इंटू वी, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो ये याद रख लो, रट्टा मत मारो प्लीज, रट्टा मत मारो भाई। रट्टा मारते हो तुम लोग एकदम ध्यान खराब हो जाता है। यहाँ ये याद रखो ना, ये याद रखोगे तो ये आने में कितना टाइम लगेगा बताओ। कांस्टेंट 1 है ना, कांस्टेंट 1 है तो सीधा ये याद रखो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी कितना है mv, खत्म बात। ठीक है, तो रट्टा मत मारो किसी भी चीज को। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो एक बार मास को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार v को बाहर रखेंगे, मास को डिफरेंशिएट करेंगे। कब, जब क्वेश्चन में मास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर मास कांस्टेंट हो गया तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। मतलब ये हो गया 0, तो ये क्वांटिटी गायब, बचा क्या ये, तो एम डी वी बाई डी टी बचा। कब, जब मास कांस्टेंट हो। अब डी वी बाई डी टी हमने पहले पढ़ा था कि वो होता है एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू हो गया एम इंटू ए, और ये आ गया हमारा सरल सीधा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम में। बोलो गया कुछ दिमाग में। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिमाग में ये सब जाए, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई में इससे हर साल 2 सवाल तो आता ही है। ठीक है, और अभी आप लोग सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी और कॉलिजन्स और रोटेशनल मोशन सब कुछ मतलब इस चैप्टर में भरा हुआ है, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें भरी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के आपको जेई में कम से कम 5 या 6 सवाल 100% मिल जाएगा, 5 या 6 सवाल। और नीट में तो मतलब फिर 8-10 सवाल मिल ही जाएगा। मतलब ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब एक नीट का क्वेश्चन कराता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फिजिकल टू डी पी बाई डी टी मिला, पी होता है mv, मल्टीप्लाई में है तो m बाहर एक बार v बाहर एक बार m। डिफरेंशिएशन याद होगा तो कर ले जाओगे इसको। अब m कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हुआ तो वो हो गया गायब, बचा m dv बाई dt। m dv बाई dt यहाँ पे रहने दिया। मास कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देना। ठीक है, और dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, हो गया काम। कोई डाउट हो तो लिख देना, बता दूंगा आपको। एक नीट का क्वेश्चन करते हैं जो नीट में 2 से 3 बार आया है। ठीक है, देखते हैं उसको। चलिए, जिसने ये क्वेश्चन कर दिया ना, समझ लो उसका दिमाग एकदम शार्प है। वो किसी भी चीज़ को टीचर के सिर्फ हिंट देने से समझ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि जिनको सिर्फ हिंट दो वो पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व कर डालते हैं। ठीक है, जैसे मुझे याद है अभी भी 3.3 का सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने बताया और सामने इतना शार्प इंटेलिजेंट स्टूडेंट था कि सिर्फ फॉर्मूला बता के उसने मतलब पूरे क्वेश्चन करके दिखा दिए। मैथ्स 1 3.3 अरिथमेटिक वाला। तो वैसे ही आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना सोच ले जाओ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत रहेगा। 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी बेसिक, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, और एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, या फिर एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है डी पी बाई डी टी। अब इसी में तुम 1000 फॉर्मूले बना रहे हो तो हमारी गलती नहीं है। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके 2.3 न्यूटन, 2.4 न्यूटन, 3.6 न्यूटन और 1.2 न्यूटन। ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट मतलब ऐसे रोल करते रहता है जो, ठीक है, ऊपर नीचे आते रहता है। जैसे आप लोग देखे रहोगे स्टेशन वगैरह पे, जहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट को डालते हो तो ऐसा वो मूव करके जाता है, उसी तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वेयर बेल्ट है। इसके ऊपर स्टोन्स गिराए जा रहे हैं और वो भी स्पीड 200 ग्राम पर सेकंड से। पत्थर ऐसे गिराए जा रहे हैं। ठीक है, पत्थर गिराए जा रहे हैं लगातार, किस रेट से, 200 ग्राम पर सेकंड रेट से। और जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। लिफ्ट नहीं, कन्वेयर्ड बेल्ट। कन्वेयर्ड बेल्ट मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड 12 मीटर पर सेकंड से। समझा? आपको पता करना है क्या फोर्स चाहिए कि बेल्ट को हम लोग मूव कराते रहें। क्यों? क्योंकि जब मास इसके ऊपर बढ़ता जाएगा, 200 ग्राम हर सेकंड में गिर रहा है, 10 सेकंड में ये 2000 ग्राम मतलब 2 किलो हो जाएगा, तो कन्वेयर बेल्ट फिर तो रुकने लगेगा, स्पीड बढ़ जाए, मास बढ़ जाएगा, तो है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट मूव ही नहीं कर पाएगा। तो कुछ तो इसको फोर्स चाहिए कि हम लोग इसको कांस्टेंट स्पीड, एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड पे इसको हम लोग मूव करा सके। ये आपका क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा घुमा के आया था नीट में, उसमें फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया था। खैर वो आप लोग कर लोगे अगर फ्रिक्शन आप सीख जाओगे तब। ठीक है,
तो कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करता रहे, इसके लिए कितना फोर्स चाहिए वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखे रहोगे, अगर तो 200 ग्राम पर सेकंड से स्टोन गिर रहा है तो मास कांस्टेंट नहीं है, हर सेकंड में मास बढ़ रहा है, मतलब मास चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो F इज इक्वल टू होगा mdv/dt प्लस vdm/dt। अच्छा भाई, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? dv/dt मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यहाँ पे बोला है कांस्टेंट स्पीड, इतनी स्पीड से वो घूमना चाहिए, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो ये क्या हो गया? जीरो, खत्म, ये क्वांटिटी खत्म। बचा F इज इक्वल टू vdm/dt। तो v कितना है भाई? v है 12, dm मतलब मास 200, dm/dt मतलब मास का रेट क्या है चेंज होने का। तो 200 ग्राम पर सेकंड है, ग्राम में दिया, किलोग्राम में कर लो, 1000 से डिवाइड करके हो गया, क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। 2 2 खत्म, 2 1 कम 2, 2 5 10 आया 12/5, काटोगे तो आ जाएगा 2.4 न्यूटन। समझ में आया? समझ में आया ये क्वेश्चन कितना इजी था? खाली आपको समझना था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। कुछ लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं बट उसके बाद mdv/dt में ढूंढते रहते हैं। क्या करते हैं लोग? मास इधर रख लेते हैं 0.2, 200 ग्राम मतलब 0.2, dv/dt की जगह लिख देते हैं 12 प्लस वेलोसिटी है 12 और ये हो जाएगा 0.2, तो उनका आंसर आ जाता है 4.8। तो ऐसे लोगों से कृपया सावधान रहें आप ऐसा आंसर नहीं आता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट स्पीड बोला है इतनी स्पीड से ये मूव करना चाहिए। कांस्टेंट मैंने नहीं लिखा था क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है, समझना है खुद से। बोला है कितनी फोर्स लगे कि ये 12 मीटर पर सेकंड से मूव करता ही रहे, 12 मीटर पर सेकंड से मूव करता ही रहे मतलब कांस्टेंट रहे, तो उसका मतलब ही वही था। तो ये ऐसे 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 मूव करता रहेगा और मास इसके ऊपर गिरता रहेगा, ठीक है। तो इतनी फोर्स अगर इसको लगातार देते जाओगे तो मास गिरने दो, कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी स्पीड वैसी ही रहेगी। तो बहुत हो गई हमारी न्यूमेरिकल टाइप बातें। अब आखिरी लॉ देख लेते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो आखिरी कंसेप्ट देख लेते हैं। आज बहुत पकाया है आपको, तो न्यूमेरिकल नहीं कराता तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आज बहुत पका रहा हूँ मैं इनको। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं फालतू में एक्टिंग कर रहे हो, दाएं हाथ से ही लिख दो, चलो लिख देता हूँ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन, अब यहाँ पे कुछ सड़ी सड़ी चीज़ें हैं जो इतनी बार आपको पढ़ा दी गई हैं कि वो चीज़ एकदम 2 कौड़ी की हो गई है, ठीक है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट का लॉन्च होना कौन से लॉ पर बेस्ड है बच्चों? 9th में पढ़ा हमने, 10वीं में 10th चैप्टर में पढ़ा, कई चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना पसंद नहीं करूँगा। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब एक दूसरे पर, ओके। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो फोर्स आप अप्लाई करोगे उसका रिएक्शन फोर्स आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे इसको मार रहे हो तो आपके हाथ पर भी चोट लग रही है, कौन लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि आप भी लगा रहे हो इस पे नॉर्मल रिएक्शन। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में समझते हैं। इसका दूसरा पॉइंट भी है कि फोर्सेज, इंक नहीं डाला, लेक्चर खत्म, ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, ठीक है। इंक सेव्ड सक्सेसफुली। चलो तो फोर्सेज जो होती है ना हमेशा पेयर में आती है, इस बात को याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे अपना अर्थ बनाता हूँ, तो सपोज ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे हमारा कोई एप्पल है, ठीक है। काफ़ी सुंदर सा मैंने बनाया है, तारीफ मत करिए कमेंट बॉक्स में। तो एप्पल हमारा ये है। तो आपको पता है क्या कि जितना फोर्स अर्थ एप्पल पर लगाएगा इसको अट्रैक्ट करने में, सेम उतना ही फोर्स एप्पल अर्थ पर लगाता है। पता है क्या? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने फोर्स से एप्पल को अर्थ खींच रहा है उतने ही फोर्स से एप्पल अर्थ को खींच रहा है। फिर तो अर्थ को जाना चाहिए ना, एप्पल के पास इतनी फोर्स लगा रहा है, इतना छोटा सा एप्पल इतनी फोर्स कैसे लगा सकता है? लगा सकता है, कैसे लगा सकते हैं? देखो, अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें एप्पल की, तो वो होगा फोर्स ऑफ एप्पल अपॉन मास ऑफ एप्पल। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें अर्थ की, तो वो होगा फोर्स ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। यहां फर्क आ रहा है, फोर्स तो दोनों सेम लगा रहे हैं बट फर्क आ रहा है मास पे, ठीक है। यहां एप्पल का मास कितना कम है? 100 ग्राम।
100 ग्राम ज़्यादा बोल दिया, 50 ग्राम। और अर्थ का मास 6.4 × 10⁻24 kg, कौन ज़्यादा है? तो अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, तो इसीलिए एप्पल अर्थ के पास नहीं जाता है। और एप्पल का मास इतना कम है कि उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा, तो एप्पल अर्थ की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। बट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स सेम टू सेम लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ इक्वल फोर्स लगाते हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सपोज ये हमारी टेबल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक रखा है, सपोज इसका मास m है, तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचेगा mg से और टेबल इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। तो क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से सही है? आप लोग बोलोगे हाँ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, बट मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक अलग फोर्स है और mg एक अलग फोर्स है। सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। जितना फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पर लगा रहा है उतना ही फोर्स उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक टेबल पर लगा रहा है। कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, दोनों तरफ आती है, उस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा हिट करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा भी उसका भी दोनों का लगेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन है इनको हम बोल सकते हैं पेयर। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड एक्शन, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये पेयर हैं, फोर्स का ये पेयर है। बट एन और mg जो है वो पेयर नहीं है। तो आप लोग सोचोगे फिर दूसरा mg किधर गया? चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है और इसके ऊपर हमारा टेबल रखा हुआ है, फिर से इसी पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक नीचे जा रहा है mg से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक को अर्थ खींच रहा है mg फोर्स से, तो ब्लॉक भी खींचेगा अर्थ को mg फोर्स से। अब ये हो गए एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या नॉर्मल रिएक्शन और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? नहीं, नॉर्मल एक अलग फोर्स है, mg एक अलग फोर्स है। बट जो नॉर्मल रिएक्शन बुक टेबल पर लगा रही है और जो नॉर्मल रिएक्शन टेबल बुक पर लगा रहा है वो दोनों हैं एक्शन और रिएक्शन पेयर। खैर इसमें आपको और कंफ्यूजन हो सकता है, तो आगे चल के आप सिर्फ यही याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बराबर होगा mg के, कोई दूसरा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर नहीं है। आगे चल के आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे आप लोग इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आप लोग किसी को मार रहे हो, ठीक है, किसी को आप मार रहे हो, तो जितना फोर्स आप उस पर लगा रहे हो मारने के लिए उतना ही फोर्स आप पर भी लग रहा है। अब आप बोलोगे मुझे तो चोट ही नहीं लगती, क्योंकि आप हाथ से मार रहे हो इससे, ठीक है। तो आप सामने वाले को जब मारते हो तो आपके हाथ पर भी उतना ही फोर्स लगता है, बट यहाँ पर चोट ज़्यादा तेजी से नहीं लगती है। अपने सर से किसी के सर पे मार के देखो, तब पता चलेगा कितना फोर्स लगता है। या फिर अपने सर से किसी के हाथ पे मार के देखो, आपको लगेगा उसी ने मार दिया, ठीक है। जैसे आप अपने सर से किसी के सर पे मारोगे तब पता चलेगा कि हाँ जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ही फोर्स मेरे पर भी लगा। बट अपने हाथ से ऐसा करके सर पे मारोगे तो क्या पता चलेगा फिर, है ना? लगेगा चोट, फोर्स उतनी ही लगेगी यहाँ पर, बट यू विल नॉट रियलाइज। अब ये सब बायोलॉजी का खेल आता है, हम उसको साइड में रखेंगे अभी, ठीक है। आप किसी के गाल पे थप्पड़ मारते हो तो उसके गाल पर तो लगता है आपके हाथों से, बट उसका जो गाल होता है वो आपके हाथों पर फोर्स उतना ही लगाता है, बट आपको उतना रियलाइज नहीं होता है बिकॉज आपकी स्किन स्मूथ है, ठीक है, इसके वजह से। तो सारी फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाती है। सारे फोर्सेज जो होते हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं, चाहे वो mg हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो टेंशन हो। टेंशन भी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ही होता है। जैसे यहाँ पे सपोज हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉब लटक रहा है, तो टेंशन इसके ऊपर की तरफ है, बट यहाँ से भी एक टेंशन रहेगी नीचे की तरफ, समझ रहे हो? ब्लॉक, ये बॉब जो है वो नीचे जाना चाहता है, बट टेंशन एक उसको ऊपर खींच रही है, और जो सीलिंग है वो एक नीचे की तरफ टेंशन लगा रही है। तो वो दोनों भी एक्शन और रिएक्शन पेयर यहाँ पे हो जाते हैं। खैर इसको आगे और स्टडी करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, इसके बाद इम्पल्स वाला वीडियो, और फिर इसके बाद आ जाएगा अपना मेन वीडियो। अगला वीडियो बहुत ही भारी हो सकता है, बिकॉज इम्पल्स वाला कंसेप्ट कई सारे लोगों को समझता नहीं है, तो क्योंकि उसमें फॉर्मूले भी कई सारे हैं, तो आप लोग दोनों लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आए। अगले लेक्चर में हम लोग कई सारे PYQs को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें अच्छे से नोट कर लें। अब अगला लेक्चर आएगा इम्पल्स का। देखता हूँ मैं इम्पल्स बनाता हूँ या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बना देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम का। सोच रहा हूँ इम्पल्स ही करा दूँ, बिकॉज इम्पल्स थोड़ा सा हार्ड है, तो वो पहले हो जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा हल्का फील होगा। बट हाँ,
इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें आपको बाउंसर जाने वाली हैं, पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। अभी से सारी चीज़ों को फिट कर लोगे, इसलिए मैं जो चैनल मेंबर्स हैं उनका एक दिन टेस्ट भी रखने वाला हूँ, मतलब कॉल आउट करके यहाँ पे मैं उनको सम्स दूंगा एंड दे विल सॉल्व। नहीं कर पाएंगे फिर उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, और समझदार है, ऑल चैनल मेंबर्स आर चैम्पियंस, तो उनको समझ जाएगा कि वेयर दे आर लैगिंग। तो ये चौथा चैप्टर आपको थोड़ा भारी जाने वाला है आई थिंक, बिकॉज मुझे भी कभी ना कभी गया था, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ टीचिंग। ओके छोड़ो, तो ये चैप्टर अच्छे से आप लोगों को कवर करना है, बिकॉज इससे जेई में 4-5 सवाल 6 सवाल आ ही जाते हैं और नीट में तो 8-10 फिक्स ही हैं। ओके चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में सीखेंगे इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थियरम। थैंक यू सो मच।